नहीं तो अब आगे समझ में नहीं आएगा, फिर पूरी मॉडर्न इंडिया खत्म हो जाएगी। रट लोगे लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो देखो क्या है वो चीज देखो, साम्राज्यवाद ये एक राजनीतिक संकल्पना है, ठीक है। तो क्या उपनिवेशवाद भी राजनीतिक संकल्पना है या क्या है, ये बाद में। तो सबसे पहले देखो, साम्राज्यवाद एक राजनीतिक संकल्पना है, पूर्ण रूपेण राजनीतिक संकल्पना है, और इसका मतलब होता है कि जब आप विषम जातीय भूभाग को एक नियम, एक नियामक, एक संगठन में बांध दो और केंद्रीकृत रूप से बांध दीजिए, तो वो कहलाता है साम्राज्यवाद। मैंने क्या बोला कि जब एक विषम जातीय भूभाग को आप एक नियम, एक नियामक, एक संगठन के अंतर्गत क्या कर दो, केंद्रीकृत रूप से बांध दो, तो वो साम्राज्यवाद कहलाता है, ठीक है। देखो, ये साम्राज्यवाद जो है, ये साम्राज्यवाद प्राचीन काल में दो देश में आया, यूनान में और भारत में, ठीक है। यूनान में ये प्रवृत्ति, आप सिकंदर का नाम सुने होंगे, सेल्यूकस का नाम सुने होंगे, जिसने पूरे विश्व भर के विषम जातीय भूभाग को एक नियम में बांधा या बांधने का प्रयास किया। जहां तक भारत के संदर्भ में, और खासकर हमारे जो बीपीएससी के बच्चे हैं, वो तो इसे अपने दिमाग में बांधो, और जो आईएएस वाले भी हैं वो भी बांधो कि ये प्रवृत्ति सबसे पहले मगध में आया। आप सबने बिंबिसार का नाम सुना होगा। भारत के इतिहास को उठा के देखो तो सबसे पहले बिंबिसार ने अंग का विलय किया था और काशी नरेश के बहन से विवाह करके उससे 1 लाख कसा पर्ण देने वाला भूभाग दहेज में लिया था। फिर अजातशत्रु ने वैशाली को जीतकर मगध में मिला दिया था। अर्थात भारत में ये प्रवृत्ति सबसे पहले मगध में आया, बिंबिसार के समय आया, जो शिशुनाग वंश के काल में और नंद वंश के काल में भी बना रहा, और यही प्रवृत्ति चंद्रगुप्त मौर्य के समय में संपूर्ण भारत को ही नहीं, लगभग आधी एशिया को एक राजनीतिक सूत्र में बांध दिया, जहां अफगानिस्तान से लेकर मध्य एशिया कह लो, से लेकर बंगाल की खाड़ी और कश्मीर से लेकर श्रवणबेलगोला तक एक नियम में और केंद्रीकृत नौकरशाही के द्वारा बांध दिया गया, जहां पर यूरोप जैसे जैसे कई महाद्वीप समा जाएंगे, इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई। तो देखो यहां पर क्या है कि साम्राज्यवाद में क्या होता है कि भाई जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया, तो उसने भी टैक्सेशन लिया, लेकिन उस टैक्सेशन का प्रयोग उसने जनता के कल्याण के लिए किया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं साम्राज्यवाद। ये एक राजनीतिक प्रवृत्ति है, इसमें आर्थिक शोषण नहीं है। यदि आपसे पैसा लिया गया तो आप ही के ऊपर खर्च किया गया, अरे नहीं खर्च किया तो ताजमहल बनवा दिया, लाल किला बनवा दिया, है तो आप ही के देश में। वहीं पर मध्यकाल में आप देखोगे कि मध्यकाल में ये प्रवृत्ति जो है वो किस में आया, वो आप देखोगे तुर्क में
और अरब में आया। अब ये टर्की मुसलमान भारत में भी आए और उन्होंने, आप सबको पता है कि एक सल्तनत की स्थापना की और फिर वो भूल गए कि वो किस देश से आए। स्वयं सामाजिक आर्थिक रूप से वो भारत में ही समाहित हो गए। यहाँ पर ही उन्होंने टैक्स लिया और यहाँ के जनता पे भी कल्याण किया, या यहीं पर कुतुब मीनार बना के छोड़ गया, यहीं पर मेहरौली बना के छोड़ गया, जैसे भी बनाए। अब देखो बेटा, आधुनिक काल में, किस काल में? आधुनिक काल में ये प्रवृत्ति यूरोप में आया। कहाँ आया? यूरोप में। और यूरोप में भी मूल रूप से किस में आया? बाय स्पेन, पुर्तगाल, अंग्रेज, डच और फ्रांस, इन देशों में आया। इन्होंने भी क्या किया? दुनिया भर के पिछड़े देशों पर राजनीतिक नियंत्रण किया। लेकिन इनका जो साम्राज्यवाद है वो साम्राज्यवाद कम है और उपनिवेशवाद ज्यादा है। तो एक्चुअल में सबसे पहले बेंजामिन डिज़रेली, जो कि ब्रिटिशर्स राजनेता था, जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बना, उसने इस उपनिवेशवाद का शब्द का पहले प्रयोग किया और उसे ब्रिटिश विद्वानों के द्वारा ये बताया गया कि ये राजनीतिक संकल्पना है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने पहली बार इसे बताया कि नहीं, ये वास्तव में आर्थिक शोषण का क्या है, उपकरण है, जिसका सामाजिक तौर पर भी प्रभाव पड़ता है। बाद में फिर एंजिल ने भी स्पष्ट किया। फिर सारी बची खुशी जो थी चीजें, उसे दादा भाई नौरोजी ने स्पष्ट तौर पे बताया। वास्तव में अंग्रेजों ने तो ये कहना शुरू कर दिया क्या कि रवि चेयर देना बेटा, थोड़ा गिलास पानी पिलाओ। अंग्रेजों ने तो ये कहना शुरू किया कि ये एक सामाजिक संकल्पना है। वास्तव में तुम सब लोग जानते हो कि ये कॉलोनी से बना है। क्या? कॉलोनिज्म। तो अंग्रेजों ने हमको समझाया कि ये जनसांख्यिकी पलायन है। क्या है? जनसांख्यिकी पलायन। कि भाई रोजगार के लिए ये जनसंख्या का पलायन हुआ है और हमने इंडिया सहित कई अन्य देशों में अपनी कॉलोनियां निर्मित किया है ताकि हम व्यापार कर सकें और उस व्यापार से दोनों देशों को लाभ हो सके। जैसे आजकल एनआरआई वगैरह होता है कि जैसे आज हम हिंदुस्तानी भाई अमेरिका या यूरोप का अन्य देश या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया क्या करते हैं, जाते हैं रोजगार के लिए और एनआरआई बन जाते हैं। तो इसको भी हम जनसांख्यिकी पलायन ही कहते हैं
और ये जनसांख्यिकी पलायन रोजगार के लिए होता है। लेकिन तुम लोग अब बहुत होशियार हो, ग्रेजुएट हो चुके हो, मेंस लिखोगे, तो तुम ही लोग हमें ये बताओ कि जैसे मान लो तुम ही रोजगार के लिए कल अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी जाओ, तो जाने के बाद वहां पर तुम वहां के सरकार के नियमों का पालन करोगे कि अपना नियम बना दोगे? तो वह स्वाभाविक उत्तर तुम्हारा होगा कि सर हमें वहां के सरकार का नियमों का पालन करना होता है। लेकिन इन अंग्रेजों ने तो हमारे यहाँ राजनीतिक सत्ता बना लिया और उन्होंने अपने नियम हमारे ऊपर थोप दिया। तो ऑब्वियसली ये क्या है, 100% जनसांख्यिकी पलायन नहीं है। ये उपनिवेशवाद जो है एक प्रकार से राजनीतिक नियंत्रण करके आर्थिक शोषण करना है और परिणाम स्वरूप उसका समाज पे प्रभाव पड़ता है। देखो क्या है कि जैसे ये दो क्षेत्र हैं भाई, ये हुआ ब्रिटेन, ठीक है, ये हुआ भारत। समझना बेटा, ये क्या हुआ, ब्रिटेन, ये हुआ भारत। इसको आप क्या कहोगे, साम्राज्य। इसका नाम क्या पड़ा, उपनिवेश, कॉलोनी। अब देखो ये साम्राज्यवादी देश इस पर राजनीतिक नियंत्रण करता है, और ये राजनीतिक नियंत्रण क्यों करता है, इसलिए करता है ताकि यहां का आर्थिक शोषण कर सके। क्या कर सके, आर्थिक शोषण। किस लिए करे आर्थिक शोषण, क्यों, ताकि पैसा साम्राज्य में जा सके। पैसा कहां जा सके, साम्राज्य। तो देखो उपनिवेशवाद क्या हुआ कि जब एक साम्राज्यवादी देश के द्वारा क्या किया जाए, उपनिवेश पर राजनीतिक नियंत्रण कर लिया जाए और राजनीतिक नियंत्रण करके उपनिवेश का आर्थिक शोषण करके उसका लाभ कहां पहुंचे, ब्रिटेन। अर्थात हमारे जेब का जो पैसा है वो तुम्हारे जेब में चला गया। समझो, हमारे जेब का पैसा तुम्हारे जेब में चला गया। तो अब स्वाभाविक है, क्या स्वाभाविक है, स्वाभाविक ये है कि अब हमारे सामाजिक जीवन पे और तुम्हारे भी सामाजिक और मेरे सांस्कृतिक और तुम्हारे सांस्कृतिक जीवन पे भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सारा खेल किसका है, पूंजी का है। तो वही यहां पर समझना है कि वास्तव में उपनिवेशवाद एक राजनीतिक संकल्पना है, लेकिन उसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तत्व भी छिपे हुए हैं, क्योंकि राजनीतिक नियंत्रण करके जिस प्रकार से उपनिवेश का आर्थिक शोषण करके साम्राज्य को लाभ पहुंचाया जाता है, उससे उपनिवेश का भी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारक बुरी तरीके से प्रभावित होता है और उतना ही साम्राज्य का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संवर्धन होता है। तो इस प्रकार से उपनिवेश क्या हुआ कि जब साम्राज्यवादी देश राजनीतिक उपनिवेश पर राजनीतिक नियंत्रण करके उसका आर्थिक शोषण साम्राज्य के हित में करता है और उससे दोनों देश के सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, उसको हम उपनिवेशवाद कहते हैं। तो तुम लोग जब मॉडर्न इंडिया पढ़ते होगे तो पूरा का पूरा खेल ही उपनिवेशवाद का है। और अंग्रेजों ने भारत को या पूरे विश्व के संदर्भ में भी समझ सकते हो, अपने परिस्थितियों, अपने उपयोगिता के आधार पर भारत का अलग अलग ढंग से आर्थिक शोषण किया है।
इसलिए भारत में उपनिवेशवाद के एक चरण नहीं है बल्कि 3 चरण है। तो अब समझो, अब यदि यहां समझ गए तो पूरी मॉडर्न इंडिया आज ही समझ जाओ। उपनिवेशवाद, ये बेटा प्रथम चरण को वाणिज्यिक उपनिवेशवाद कहते हैं। ये 1757 से शुरू होता है, 1813 तक रहता है। दूसरा स्टेप जो है वो औद्योगिक उपनिवेशवाद है और ये 1813 से 1870 तक रहता है। और जो तीसरा स्टेप है वो वित्त उपनिवेशवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? वित्त उपनिवेशवाद। ये 1870 से 1947 तक होता है। अब आप देख रहे हो वाणिज्यिक उपनिवेशवाद, औद्योगिक उपनिवेशवाद और वित्तीय उपनिवेशवाद। मैंने तुम्हें पहले बोला उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण हैं। क्यों? इसमें भारत के शोषण करने के तरीके अलग अलग हैं, इसलिए इसका प्रभाव भी अलग अलग होगा। सबसे पहले क्या है? वाणिज्यवादी उपनिवेशवाद, या इसे आप व्यापारिक उपनिवेशवाद कह सकते हो। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है कि जहां व्यापार के द्वारा भारत का शोषण किया गया उसे हम क्या कहेंगे? वाणिज्यिक उपनिवेशवाद। और जब ब्रिटेन का औद्योगिकरण हो गया, औद्योगिक क्रांति हो गई, तो उस औद्योगिक क्रांति के सापेक्ष जब भारत का शोषण किया गया तो उसे हम क्या कहते हैं? औद्योगिक उपनिवेशवाद। और तीसरा चीज क्या है? वित्तीय उपनिवेशवाद। वित्तीय उपनिवेशवाद मतलब क्या हुआ कि जब आप भारत में पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया, किसने? ब्रिटिश पूंजीपतियों ने, और उस पूंजी निवेश करके भारत का जो शोषण किया वो क्या कहलाता है? वित्तीय उपनिवेशवाद। एक बार फिर देखो, पहले को आप क्या कह रहे हो? वाणिज्यिक उपनिवेशवाद। अर्थात जब व्यापार के गतिविधियों के द्वारा भारत का आर्थिक शोषण किया गया वो वाणिज्यिक उपनिवेशवाद है। जब ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति के सापेक्ष भारत का शोषण किया गया वो औद्योगिक उपनिवेशवाद हुआ। और जब ब्रिटिश पूंजीपतियों ने भारत में पूंजी निवेश करके क्या किया? भारत का शोषण किया, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वित्तीय उपनिवेशवाद कहते हैं। क्लियर हुआ? समझ गए? अब देखो, इसमें जो शोषण किया गया उस शोषण के कुछ अब स्वाभाविक है। व्यापार के द्वारा जब शोषण हुआ तो उस समय राजनीतिक नीति अलग होगी, उस समय फिर आर्थिक नीति अलग होगी, प्रशासनिक नीति अलग होगी, उस समय फिर आपके सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियां अलग होगी। और जब आप ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के सापेक्ष क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं, तो उस समय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक नीतियां बदल जाएगी। और जब आप पूंजी इन्वेस्टमेंट करके शोषण कर रहे हैं तो उस समय की राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नीतियां बदल जाएगी।
तो पूरी मॉडर्न इंडिया देख रहे हो इसी में समाहित है। तो वो अंतर संबंध को समझना है। तो देखो सबसे पहले हमारे सामने आता है वाणिज्यवादी उपनिवेशवाद। तो इसका अंतर संबंध क्या है? इसका अंतर संबंध है कि भाई हमें भुगतान संतुलन एक रेखीय करना है, और दूसरा ये तभी संभव है जब क्रय विक्रय मूल्य पर कंपनी का नियंत्रण हो। ये तभी संभव है जब कंपनी क्या हो जाए, राजनीतिक सत्ता बन जाए। क्या हो जाए? राजनीतिक सत्ता बन जाए। नहीं तो संभव। अब समझो बेटा है क्या ये चीजें, ठीक है। अब देखो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कोई आज से नहीं 1600 ईस्वी से व्यापार कर रही है। अकेले बंगाल में उसका लगभग 90 लाख पाउंड का व्यापार था, सिर्फ पूर्वी भारत में। अब देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में 1600 ईस्वी से व्यापार कर रही है। ध्यान देना मेरी बातों पर, मैं बार बार कह रहा हूं कि व्यापार जो हो रहा है तो उसमें क्या होता था, भारत की वस्तुओं को, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो, चाहे वो हस्तशिल्प लघु कुटीर उद्योग का प्रोडक्ट हो, उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खरीदती थी और उसे यूरोप एवं ब्रिटेन के अन्य बाजारों में बेच के लाभ कमाया जाता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उपभोक्तावादी सामग्री का व्यापार करती थी। और एक चीज और ध्यान देना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रॉ मटेरियल का ही व्यापार करती थी। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का बड़ा हिस्सा जो है वो चाय है, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो चाय के पत्ती को इंग्लैंड भेजती है, वो चाय का निर्माता नहीं है, प्रोडक्शन करने वाली कंपनी अलग है, ठीक है। वो सिर्फ चाय की पत्ती रॉ मटेरियल को ही व्यापार करती है। ये बातें ध्यान रखना। अब 18वीं शताब्दी आते आते ब्रिटेन में जो सामूहिक पूंजीवाद का निर्माण हुआ था, उस पूंजीवादी व्यवस्था ने ब्रिटेन ने पूरी यूरोप में ही महंगी धातु के संग्रह पर बल डाला कि भाई हम सोना चांदी का संग्रह करेंगे। तो अब ध्यान देना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की जो वस्तुएं खरीदती थी, उस वस्तु को खरीदने के लिए वो ब्रिटेन से सोना चांदी लाती थी। और चूंकि भाई उसमें मौद्रीकरण था नहीं, विनिमय था नहीं, सिक्का का विनिमय नहीं था कि पाउंड का रुपया में कितना होगा, ठीक है।